नमस्कार, मेरा नाम रुसल रघुवंशी। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का गुफ्तगू विद रसल में। आज मेरे साथ एक मेहमान हैं जिनका नाम है डॉक्टर सुनील कुमार पांडे। इन्होंने अपनी प्रारंभिक परीक्षा मनकापुर में सरस्वती शिशु मंदिर से प्रारंभ की। उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी की उपाधि धारण कर डॉक्टरेट पूरा किया और वर्तमान में यह टीसीएल में कार्यरत हैं। और यहाँ पर जैसा कि हमारे देश में राजनीति चल रही है किसानों को लेकर के, विभिन्न प्रकार के वाद विवाद इसमें सरकार और किसानों के बीच चल रहे हैं और दोनों एक तरीके से आमने सामने आके खड़े हो गए हैं। तो इन समसामयिक मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मेरा यह विचार था कि मैं किसी कृषि से जुड़े हुए व्यक्तित्व को आपके सामने रूबरू कराऊं। तो सर आपके सामने रूबरू हैं। यह सर का जो विशेष कार्य है, जो इनकी विशेषज्ञता है, इन्होंने इस क्षेत्र में बहुत सारे कार्य किए हैं। विशेष रूप से किसानों की आय को दूना करने की जो योजना है उसमें इन्होंने टाटा ट्रस्ट की तरफ से अपना योगदान दिया है। मैं चाहूँगा सर अपने बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। धन्यवाद। साथियों, जैसा अभी बताया कि टीसीएल टाटा ट्रस्ट मिल करके मुख्य रूप से जो हमारा एक ज़िला है बहराइच, जो कि सबसे पिछड़ा ज़िला है, वहाँ पर किसानों के उत्थान के लिए काम कर रहा है। हमारा प्लान 20,000 किसान परिवारों के साथ काम करना है कि कैसे उनकी आय को दूना कर सकें। इसके लिए हमने जो चयन किया है कि मुख्य रूप से किसानों का चयन करके उनके साथ काम कर रहे हैं। और हमारे उसके लिए गांव स्तर पर हम लोगों ने अपने सीआरपी रखे हुए हैं, जिसे पूरा नाम कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन कहते हैं। और वो हमारे गांव में हमारे किसानों के साथ मिलकर के कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं। सर मैं अगला प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा यह कि आप कौन सी ऐसी योजना लेकर के आते हैं, कौन से सुझाव या सहायता किसानों की करते हैं जिसके आधार पर भी आप कह सकते हैं कि किसान की आय दूनी हो सकती है? इसके लिए हम लोगों ने जो प्लान किया है कि जितना भी किसान का क्षेत्रफल है, चाहे वो अपना खेत हो, चाहे किसी बटाईदार या किसी के लीज पे लेकर कर रहा हो, उसका कुछ हिस्सा वो ज़रूर से ज़रूर अधिक मूल्य वाली फसलों की खेती करे, जिससे उसकी आय कई गुना बढ़ सकती है। और इसके लिए हम लोगों ने साथ में ये भी प्लान किया हुआ है कि जो मुख्य फसलें हैं, मुख्य रूप से चूँकि बहराइच ज़िले में मक्का की खेती बहुत व्यापक रूप से होती है, इसके अतिरिक्त कैसरगंज, फखरपुर इत्यादि कुछ ऐसे ब्लॉक हैं जहां पर किसान गन्ना की खेती भी बहुत व्यापक रूप से करते हैं। ऐसे में हमारा प्रयास है कि यदि चूँकि ज़मीन तो बढ़नी नहीं है और वो लगातार घटते जा रही है, तो ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने फसली खेती को प्रमुख रूप से प्रमुखता दे रहे हैं। और इसके साथ ही अधिक मूल्य वाली फसलों को भी प्रमुखता दे रहे हैं। अधिक मूल्य वाली फसलों के लिए हम लोगों ने चयन किया है वो प्याज की खेती के लिए विशेष रूप से बढ़ावा दे रहे हैं। और उसमें हम लोगों ने पिछले वर्षों से जो हमारा जनपद का उद्यान विभाग है उसके सहयोग से किसानों को NHRDF रेड 3 जो NHRDF द्वारा डेवलप किया गया है उस वैरायटी को लगवाया था। दर्शकों को NHRDF वगैरह के बारे में थोड़ा सा जानकारी कम होगी, कृपया थोड़ा एक्सप्लेन करके उसको बताएं। ये NHRDF जैसा आप नाम से स्पष्ट है कि नेशनल हार्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन है, जो कि मुख्य रूप से हमारे प्याज और लहसुन पर विशेष रूप से कार्य कर रहा है। और उसी कड़ी में इसने अनेक प्रजातियों का विकास किया है। उसी में से एक प्रजाति NHRDF रेड 3 भी है और अभी इन लोगों ने NHRDF रेड 4 वैरायटी भी निकाली है, जो कि क्षेत्र के किसानों के लिए बहुत बेहतर प्रजाति है, प्याज की प्रजाति है और बहुत ही अच्छी है। इसकी एक विशेषता और भी है कि इसके जो है हम अधिक समय तक रख सकते हैं। इससे किसान जो है जब उसकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाती है तो किसान जब तुरंत वो उत्पादन हो जाता है तो औने पौने दाम पर बेच सकते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या राष्ट्रीय स्तर पर है। राष्ट्रीय स्तर क्या वैश्विक समस्या है कि जब किसी चीज़ का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो सीधी सी बात है उसकी वैल्यू घट जाती है। और वैल्यू घट जाने की वजह से किसान अगर उसको नहीं स्टोर कर सकता है तो उसे जो आपने कहा औने पौने दाम बेचना पड़ता है। तो इस प्रकार की जो हमारा उत्पाद है, इस प्रकार की जो फसल है, यदि किसान को मिलेगी और उसको संभाल करके लंबे समय तक स्टोर करके रखेगा, जब उसको अपने अनुसार जब दाम मिलेगा तो बेचेगा तो निश्चित रूप से उसका लाभ बढ़ेगा। क्यों सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो जैसा आप बता रहे हैं कि ये मांग और पूर्ति का सिद्धांत है, इसी को मांग और पूर्ति को हम लोगों ने ध्यान में रखते हुए, क्योंकि किसान को उस समय कुछ पैसे की भी जरूरत है, थोड़ा हिस्सा वो बेच लेता है, बाकी पैसे को जो है स्टोरेज कैपेसिटी चूँकि इस प्रजाति की बहुत अच्छी है तो लंबे समय तक रख लेता है। और जब बाजार में उसकी आवक कम हो जाती है और उसका मूल्य बढ़ जाता है
तो उसके कारण जो है उसको बेहतर प्राइस मिल जाता है। इसके लिए हम लोगों ने कुछ जो है स्टोरेज मॉडल भी किसानों के घर भर बनवाए हुए थे और उसको देख करके उस किसान उसको अच्छे से करने लगे हैं। तो उसके कारण भी जो है उसका अधिक मूल्य वाली फसलों का, विशेषकर प्याज की हम बात कर रहे हैं, कि वो लंबे समय तक रख पाता है। इसके साथ ही हमने इसके पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस में भी चेंज किया है और उसके कारण भी उसकी अधिक समय तक रख पाता है। तो कुल मिलाकर के यह है कि जिन भी विधाओं से हम उनकी आय बढ़ा सकते हैं, हमारा प्रयास है कि वो सारी चीज़ें करें। एक प्रश्न हमारे दिमाग में आ रहा था आपकी बात सुन करके, और भी हमारे दर्शकों के मन में आ रहा होगा, क्या ये स्टोरेज की व्यवस्था है, कम्युनिटी स्टोरेज सिस्टम नहीं डेवलप किया जा सकता कि 10 किसान मिलकर के प्याज की खेती करें और उनका एक कॉमन स्टोरेज सिस्टम हो, वहाँ पर अपना उत्पाद रखें? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसी कड़ी जो मैं बता रहा था कि भैया जो मॉडल डेवलप किया गया है वो कम्युनिटी मॉडल ही है, कि जो छोटे छोटे चूँकि हम लोग काम कर रहे हैं वो लघु और सीमांत किसानों के साथ काम कर रहे हैं, जिनकी जोत बहुत छोटी है। 80%। हाँ, लगभग हमारे तो किसानों की जो स्थिति है और जिनके साथ हम कर रहे हैं उसमें लगभग 99% किसान हमारे बहुत ही सीमांत किसान हैं या लघु हैं। तो ऐसी स्थिति में तो जोत छोटी है, बहुत ज़्यादा व्यापक रूप से नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करके उसके लिए हम लोगों ने मॉडल डेवलप कराया था और मॉडल डेवलप करा करके और उसमें प्याज रखवा दिया गया था। अब तो छोटे छोटे किसान छोटा छोटा मॉडल उसको देख करके स्वयं बनाने लगे हैं, उसका अनुकरण कर रहे हैं। अनुकरण कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी स्थिति है। और तो जो भी मैं प्याज की बात कर रहा था, इस प्याज के अतिरिक्त हम लोगों ने जैसे फसली को जैसा बता रहे थे उस पर जोर दिया हुआ है। और अभी इन फसलों में जो कि मक्का हमारे रिसिया ब्लॉक में विशेष रूप से बहुत व्यापक रूप से उगाया जाता है, तो उसकी दूरी थोड़ा बढ़ा करके और उसमें हम लोग जो है कोई हाई वैल्यू क्रॉप लगवा रहे हैं। तो ये किसानों के लिए एक बेहतर, किसानों को एक उपज देने वाली चीज़ हो गई। इसी के साथ ही हमने जो एक प्रमुख काम किया, मचान कल्टीवेशन करा कर रहे हैं, बहुमंजिला खेती जिसे आप कह सकते हैं, मल्टी लेयर फार्मिंग। फ्लोरी बिल्डिंग के सुना था आपने, अब मल्टी फ्लोरी खेती भी आप जल्दी आपके सामने आने वाली है। बिल्कुल। तो इस मॉडल में हमने क्या किया है कि अभी जनवरी फरवरी में हम नीचे कोई कंद की फसल लगा देंगे, उसके साथ ही जो है ऊपर कोई लीफी वेजिटेबल लगा देंगे, बीच में मचान जब तैयार कर देंगे, मचान पे नीचे के जो है बीच वाले उस पर एक लेयर पर हम जो है उस पर तरोई, नेनुआ ऐसी कोई फसल लगा देंगे और ऊपर जो है करेला लगा देंगे और बीच में थोड़ी थोड़ी दूरी पर 10-10 फीट की दूरी पर देसी पपीता लगा देंगे। तो इस तरीके से कई तरीके का कि अगर भारतीय पर्यटन विभाग है इसको पर्यटक की सूची में अगर दर्ज करवा ले तो एक बड़ा दर्शनीय स्थल भी हो जाएगा कि पर्यटक उसको देखेंगे किस प्रकार से मल्टीफ्लोरी खेती हो रही है। बिल्कुल सही आप कर रहे हैं और हमारे किसान इस दिशा में बहुत उत्साहित हैं। और मज़े की बात यह है कि अभी हमने प्लान किया है कि हमारे ये मॉडल जो है सभी हमारे जो कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन हैं उनके यहाँ हर गांव में डेवलप किया जाएगा और उसको देख करके हमारे किसान भाई अपने आप जो है वहाँ सीखेंगे भी और देखेंगे भी, क्योंकि जब तक किसान देख नहीं लेता है तब तक उसको विश्वास नहीं होता है। तो किसानों के साथ आज तक आज़ादी के बाद इतने सारे प्रयोग किए गए हैं जिसका उसने इतना बुरा परिणाम भुगता है, उसकी वजह से उसके अंदर हर मॉडल को लेकर शंका हो जाती है कि इससे मुझे कितना लाभ होगा कितना हानि होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। दूसरे एक काम हमने किया है इसमें, अभी नदियों के किनारे खेती जो कि टाटा ट्रस्ट और TCL ने मिल करके एक मॉडल डेवलप किया हुआ है। ये बहुत ही यूनिक मॉडल है, पूरे देश में हम ऐसा कहेंगे। और इसको हम लोगों ने बहुत ही जद्दोजहद के साथ बहुत ही मेहनत करके तैयार किया है। हम किसान भाइयों से कहेंगे कभी वो उस मॉडल को देखें। इसमें कोई बड़ी तकनीकी नहीं लगाए हैं, जो हमारे पुराने ज्ञान थे, अनुभव थे, उसी को थोड़ा सा एक साथ करके संग्रहित करके और किसानों के फील्ड में किया। दादी नानी का नुस्खा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी। तो उसमें जो है हमने क्या किया है, आपके जानकारी के लिए, किसान भाई के लिए जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि नदियों के किनारे जो हमारा जो पौधा होता है, कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती मुख्य रूप से किसान भाई हमारे करते हैं, कुकुरबिटेसी फैमिली। तो उस फैमिली में जो फ्लावर आते हैं, एक ही जो है पौधे में मादा और नर दोनों ही प्रकार के फूल आते हैं। तो हमने क्या किया है कि और इसको जो पॉलिनेशन का काम हमारा ज़्यादातर मधुमक्खियाँ करती हैं, हमने बीच बीच में सूर्यमुखी लगवा दिया है
बड़े फूल जिसके होते हैं, उसके कारण मधुमक्खी वहाँ आकर्षित होती है और फूल पर बैठने के साथ ही वो मधुमक्खी हमारे अन्य फूलों पर जो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं उन पर भी बैठती हैं। तो जब वो नर फूल के उस पर बैठती है और उससे जो परागण लगता है, परागकण उस पर चिपक जाते हैं पैरों पर, जब पुनः मादा फूल पर जाके बैठती है तो उसका परागकण वहाँ हो जाता है और इससे हमारी परागण की क्रिया बहुत अच्छी हो जाती है और जो मादा फूल सक्सेस के होने की संभावना, उसके फल बनने की संभावना बढ़ जाती है। तो इससे बिना कोई बहुत अतिरिक्त लागत लगाए हमारा किसान भाई का उत्पादन बढ़ जाता है। दूसरा, इसके साथ जो किसान को सीधा सीधा प्रत्यक्ष लाभ दिखाई पड़ता है कि उसको साथ ही उनको सूर्यमुखी का बीज मिल जाता है जिसको तेल के रूप में उपयोग कर लेते हैं। बेहतरीन प्रोडक्ट होता है, बिल्कुल बेहतरीन प्रोडक्ट होता है जो हमारे हृदय के लिए भी बहुत अच्छा होता है। हर प्रकार की रोगों के लिए आज पूरे वैश्विक स्तर पे मतलब इस बार डिमांड होती है कि सूरजमुखी का तेल खाइए, उसमें ओमेगा 3 होता है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं इतनी, और फिर विटामिन वगैरह, मतलब आप वही आम के आम गुठलियों के दाम। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसके साथ ही हमने पिंचिंग भी कराया है, जो मुख्य शाखा जैसे 2.5-3 फुट की होती है उसको हम कट करा देते हैं और जब आगे की मुख्य शाखा कट जाती है तो द्वितीयक शाखाएं बहुत निकलती हैं और द्वितीयक शाखाओं में ही ज़्यादातर मादा फूल आते हैं और 10% फूल नर है तो अपने आप में पर्याप्त होता है परागण की क्रिया के लिए 1:10 के रेशियो से। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो है मादा फूल ज़्यादा निकलेंगे और नर फूल उसको परागण करने में हमारे मधुमक्खी सहायक हो जाते हैं, इसलिए हमारा बहुत बेहतर उत्पादन हमारा किसान भाई ले पाता है। तो इसके कारण इसके द्वारा भी हम उत्पादन कम बिना किसी अतिरिक्त लागत के कर रहे हैं। और जो बाई प्रोडक्ट की बात होती है कि आप हनी भी प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि आस ही पास तो कहीं कहीं वो छत्ता लगाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक बाई प्रोडक्ट में आप हनी भी प्राप्त कर सकते हैं जिसको हिंदी में मधु कहा जाता है। उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। और मधु जो है मधुमक्खियों के द्वारा तो हमें जो है प्राकृतिक जो सबसे बड़ा न्यूट्रिएंट वाला चीज़ है वो है रॉयल जेली, वो भी मधुमक्खियों के माध्यम से ही प्राप्त होता है। तो उस तकनीक को भी प्रिय हमारे डेवलप कर लें तो उस रॉयल जेली को भी बना सकते हैं। तो ये जो कि पूरे पोषक तत्वों से भरपूर प्राकृतिक तत्व पदार्थ ही हमें मिल जाएगा। तो सर क्या हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि आने वाले कुछ वर्षों में यदि आपका ट्रस्ट या आप टाटा ट्रस्ट जैसे लोग मिलकर के कोलैबोरेशन में काम करें तो क्या ये किसान यह उम्मीद करेगा कि उसका बेटा भी किसान बने? हम ज़रूर अपेक्षा करते हैं और अभी मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारे कुछ किसान भाई जो बाहर कहीं कमाने जाते थे अभी लौट करके वो कृषि कार्य में थोड़ा सा रुचि लेने लगे हैं। जो शायद मुझे पहले जब बात करते थे किसानों से तो उत्तम खेती, मध्यम वन, निश्चित चाकरी, भीख निदान ऐसा कहा जाता था, लेकिन अब लोग कहते हैं कि भैया खेती में तो कुछ नहीं, खेती करना ही नहीं है। तो अब वो चीज़ें हमें लग रहा है फिर से उत्तम खेती हो पाएगी, ये ऐसा हमारा मानना और शायद हमारे किसान भाई भी उनको मानने लगे। किसान का ही बेटा हूँ सर, लेकिन मैंने बचपन से आज तक कभी नहीं सोचा कि मैं कृषि में अपना करियर बनाऊँगा, जिसका ये कहीं कहीं आप परिणाम देखेंगे कि मैं एक शिक्षक हूँ, प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक हूँ। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में कृषि की व्यवस्था इतनी डेवलप्ड हो जाए कि किसान जो है एक जो आपका ये तबका, आपका उद्योग या व्यापार जुड़ा हुआ तबका, उनका मुकाबला कर सके? बिल्कुल करेगा, क्योंकि बिना जो है रोटी के किसी का काम चलने वाला नहीं है। तो आने वाले भविष्य में जिस तरीके से ज़मीनें कम हो जा रही हैं, निश्चित रूप से इसका मूल्य भी बढ़ने वाला है, खेती भी महंगी होने वाली है, मतलब उसका जो है ज़मीन का दाम बढ़ने वाला है। तो हमारे बहुत जो है जो आप देखिए बड़े बड़े पूंजीपति भी गांव की ओर लौट रहे हैं। तो हम ये उम्मीद ज़रूर कर रहे हैं कि ये आने वाला भविष्य किसानों के लिए बहुत ही स्वर्णिम भविष्य होगा। और बस ज़रूरत इस बात की है कि हम तकनीकी जो है छोटी मोटी तकनीकें हैं उसको किसानों तक पहुँच बना पाएँ। ज़्यादातर हमारे किसान भाई कि शायद वो तकनीकी तक हमारी पहुँच नहीं हो पा रही है। और एक दूसरी जो सबसे बड़ी बात मैं और इसके माध्यम से आपके माध्यम से किसान भाइयों को बताना चाहता हूं कि अभी हमारे किसान भाई का एक चीज़ रसायनों का बढ़ता प्रयोग, ये हमारे लिए बहुत चिंतनीय विषय है। यही प्रश्न मेरे दिमाग में चल रहा था कि जो फर्टिलाइजर्स का यूज बढ़ रहा है, और एक तरफ से सरकार या दबाव बना रही, प्रयास के दबाव नहीं कहेगा जाएगा कि मतलब ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक खेती की तरफ जो बढ़ाने का प्रयास कर रही है, उसमें आप लोगों को क्या योगदान? उसमें हम लोगों ने बहुत अच्छे कुछ प्रयास किए हुए हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग जो है नदियों के किनारे खेती का काम कर रहे हैं। तो इस नदियों के किनारे खेती में जो एक
बहुत ही व्यापक समस्या आती है वो फ्रूट फ्लाई की आती है, फल मक्खी की बहुत व्यापक समस्या आती है। उसके लिए हम लोगों ने जो है जगह जगह सीरे और पानी और थोड़ा सा कीटनाशी डाल करके पॉइजन बेड तैयार करके रख देते हैं, तो इससे बिल्कुल इंसेक्टिसाइड का छिड़काव नहीं करना पड़ता और उसके माध्यम से बिना बहुत ही सीमित लागत में ज़्यादा से ज़्यादा पर एकड़ खर्चा 20 रुपये के खर्चे में हम पूरे उसको कंट्रोल करने में पहले से और ये सुरक्षा पहले से ही करने में सक्षम हो जाते हैं। तो प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, बिल्कुल वो सब हम लोग उधर लगे हुए हैं। इसके साथ ही हमने जो देखा है कि ठंडियों के पहले जब लगा देते हैं तो उनके पौधे मर जाते हैं, इसलिए हम लोग सीड ट्रीटमेंट भी करा रहे हैं, बीज शोधन जो टीकाकरण आप कह सकते हैं कि बचपन में बीज को ही टीका लगा देते हैं तो आने वाली अनेक बिल्कुल तो टीकाकरण हो जाता है और आने वाले जो है ढेर सारे बीमारियों से हमारी फसल सुरक्षित रहता है और उसके कारण भी रसायनों का कम होता है। इसके साथ ही हम लोग जो है कुछ और भी चीज़ें कर रहे हैं। आपको मुझे बहुत अच्छी बात बताऊं, हम लोगों ने अभी NCOF के माध्यम से जो एक उन्होंने वेस्ट डिकम्पोजर का विकास किया हुआ है और वेस्ट डिकम्पोजर एक तरीके से हमारे किसानी भाषा में कहें तो जामन है, खेतों का दही की तरीके जैसे जामन है कि वो एक बार ले आएँ और 200 लीटर पानी में गुड़ और इसके माध्यम से मिला करके बना लें, उसको खेतों में छिड़काव करें। उसमें जो लोकल वनस्पतियां हैं जो कि जहरीली वनस्पतियां समझते हैं उससे अपना रसायन तैयार कर लें, उसे कीटनाशी के रूप में प्रयोग करें। उसका प्रयोग हर्बल कीटनाशक, बिल्कुल हर्बल कीटनाशक हो जाएगा। उसके साथ ही उसको सिंचाई जल के साथ प्रयोग करें तो मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार, मतलब 20 रुपये की वो शीशी किसानों के लिए बिल्कुल वरदान सिद्ध हो सकती है। तो खेती में लागत भी कम करेगी, हमारा उत्पादन भी बढ़ाने वाला है। इसके अतिरिक्त हम जो है प्रयास ये कर रहे हैं कि बायो फर्टिलाइज़र को फोकस कर रहे हैं। बायो फर्टिलाइज़र आप जानते होंगे वो भी एक तरीके से जो समस्या हमारे दिमाग में चल रही थी उसका जवाब आपने स्वतः ही दे दिया कि जब आप नदियों किनारे खेती करेंगे तो यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स करेंगे तो उससे जो प्रदूषित पानी होगा वो आपकी नदियों में जाएगा, तो कहीं कहीं वहाँ की जो इकोसिस्टम पानी का है या फिर नदी का है वो प्रभावित होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये ढेर सारे हमारे लोगों के जो हमने प्रयास करना शुरू किया था उस समय भी समस्त लोगों की ये चिंता थी कि इससे नदियों का प्रदूषण बढ़ेगा, लेकिन हमने चूँकि हम करें या ना करें हमारे किसान भाई नदियों के किनारे खेती करते ही हैं। हमें करना यह है कि कैसे जो उर्वरकों का प्रयोग हो सब कम से कम उर्वरकों का प्रयोग हो और उनको जो है गुणवत्ता युक्त, जैसे भी आप ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहे थे, क्वालिटेटिव चीज़ जाए तो इससे जो खाएंगे कम से कम स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना। बहुत सारी बीमारियां लोग कहते हैं, इसका फर्टिलाइजर में बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल, तो बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो इसके साथ ही जो मैं बता रहा था कि हमने वैम का भी प्रयोग कर रहे हैं, वैस्कुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा, जो बहुत ही लाभदायी है किसान के है कि मतलब काफ़ी यूजफुल है, फर्टिलाइजेशन वगैरह बड़ा हेल्प करता है। बिल्कुल, तो ये जो है हमारे जड़ों की बहुत विकसित कर देता है और जड़ों के विकास में कहीं भी है तो हमारा पोषक तत्व उपलब्ध है तो उसको जो आसानी से उपलब्धता बढ़ जाती है। बिल्कुल, आधार है वही। तो जैसे हमारे नींव के ईंट हमारे तो जड़ ही हैं जो दिखते नहीं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, वैसे ही हमारा ये जो जड़ है इसका जब विकास हो जाता है तो पोषक तत्व जब आसपास कहीं उपलब्ध होते हैं तो अपने पैर फैला करके और वहाँ से ले लेते हैं। के अंत में आपने काफ़ी जानकारी बातें बताई हमारे दर्शकों को। मैं चाहूँगा कि जो TCL में आप काम करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं, जिससे कि अगर उन्हें ज़रूरत पड़े तो इस संस्था को खोज करके या इस संस्था से जुड़ करके ऐसा हमारा जैसा जो कहीं बाहर से इस वीडियो को देख रहा हो वो कैसे जुड़ सकता है आपसे? तो अभी जो है हम लोग जो काम कर रहे हैं, जैसा मैंने पहले बताया था, अधिक मूल्य फसलों वालों के साथ कर रहा है, साथ में जो उनकी खाद्यान्न फसलें हैं उसके साथ भी काम कर रहे हैं। दलहनी फसलों को लेकर के हम लोग, चूँकि मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी सब कुछ अच्छा हो सकता है, तो दलहनी फसलों का भी हम लोग फोकस कर रहे हैं और इस पर सतत हमारा प्रयास है कि ये मिट्टी हमारी स्वस्थ बनी रहे। इसके लिए हमने जो है हरी खाद के साथ ही अभी एक आपकी जानकारी के लिए भूरी खाद को भी, जिसे कहते हैं ब्राउन मैन्योरिंग, को बहुत फोकस कर रहे हैं। ढैचा ही डालते हैं धान में और उससे बहुत सीमित लागत में बहुत कम खर्चे में हमारे मिट्टी का स्वास्थ्य बेहतर हो रहा है। उसके साथ ही हमारे जो है और प्रयास हैं कि जो सरकारी योजनाएं हैं ढेर सारी सरकार की, उनसे हम किसानों का जुड़ाव बना रहे हैं, लाभान्वित हो रहे हैं। तो टाटा ट्रस्ट और TCL मिल करके एक TCL के बारे में कुछ मैं चाहूँगा आप दर्शकों को बताएं। TCL ट्रस्ट कम्युनिटी लाइवलीहुड हमारा जो है दिसंबर 2011 में इसकी स्थापना की गई थी आजीविका के क्षेत्र में काम करने के लिए।
लेकिन इसके जो हमारे वर्तमान में ट्रस्टी हैं तेजिंदर भोगल जी हैं, और ये हमारे 4 बोर्ड मेंबर हैं। डॉक्टर कंचन सिन्हा जी जो रिनाउंड जेंडर स्पेशलिस्ट हैं, और उसी के साथ ही हमारे डॉक्टर मिस्टर पद्मजा नैयर जी हैं, वो हैं, और मिस्टर विनोद जैन जी हैं। ये 4 लोग मिल करके इसकी स्थापना किए थे, और दिसंबर 2011 के बारे में बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को। ये IITian है, और IIT खड़गपुर से इन्होंने बीटेक करने के बाद इस कम्युनिटी को लाभ पहुंचाने के लिए, लोगों को अधिक से अधिक फायदा पहुंचाने के लिए इस ट्रस्ट की स्थापना की, जिसके सहारे या जिसके सहयोग से सर आगे बढ़ रहे हैं, और किसानों की आय दूनी करने का जो सपना है इसको जमीन पर लाने के लिए, धरती पर लाने के लगातार सतत प्रयासरत हैं। बिल्कुल सही कर रहे हैं। और इसके साथ ही जब हम लोगों ने काम करने किया तो हमने कम्युनिटी जो रिसोर्स कैसे अस्थायित्व आवे, अस्थायी विकास हो, इसके लिए हमारे जैन साहब का ये मानना था कि जब तक कोई हमारे कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होंगे, जिससे TCL आज काम कर रहा है, कालांतर में भी यहाँ काम सतत चलता रहे, तो उसके पीछे कुछ हम लोगों ने स्वयं सहायता समूह की स्थापना की, फिर जो है ग्राम संगठन बनाया और फेडरेशन बना दिया गया है। उसके माध्यम से काम सतत चलता रहेगा। कालांतर में जब हम लोगों ने काम शुरू किया था तो हमें एक समस्या और भी निकल आई बच्चों की शिक्षा के साथ, तो हमने स्कूल लर्निंग SLIP जिसे स्कूल लर्निंग इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम कहते हैं, वो शुरू किया। और बाद में चूँकि हमारे किसान भाई कहीं ना कहीं हम किसान परिवार से जुड़े हुए हैं, तो उसके ज़्यादातर परिवार बाहर कमाने चले जाते हैं, तो जो प्रवासी हैं उनके लिए एट सोर्स कैसे काम कर सकें उस पर कार्य करने को शुरू किया। और फिर नाबार्ड के सहयोग से हमने कुछ काम शुरू किया। नाबार्ड भी हमारे कार्य से प्रभावित हुआ, और फिर नाबार्ड भी हमसे जुड़ना चाहा, और नाबार्ड से भी हम जुड़े, और आज हमारा नाबार्ड के साथ। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे जो सरकारी विभाग हैं TCL को बहुत अच्छा इनका सपोर्ट मिलता है, बहुत सपोर्ट मिलता है, और लोगों को भी अच्छा लगता है, और हमें भी अच्छा लगता है कि हम कंधे से कंधे मिला के कुछ ज़िले के विकास में योगदान कर पा रहे हैं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, यदि वह इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन किसानों तक पहुंचाने में हम लोगों का, हमारे इस कम्युनिटी का, हमारे लोगों का साथ दें, जिससे कि उनकी जो समस्याएं हैं, उनके जो दिक्कतें हैं, उनसे वह दूर हों। और इस प्रकार के हमारे जो इनोवेटिव लोग हैं, जो नवाचार से जुड़े हुए लोग हैं, कृषि में आय दूनी करने के लिए ज़मीन पर कार्य कर रहे हैं, ना कि केवल पॉलिसी लेवल पर अपना योगदान दे रहे हैं, उनसे जुड़े, लाभान्वित हों। और कृषि जो अब तक का सबसे खराब, और या यूँ कहा जाए कि एक ऐसा प्रोफेशन माना जाता है जिसे घाटे का सौदा कहा जाता था, उससे बाहर निकले और अपने जीवन को, अपने भविष्य को सुरक्षित करें और साथ ही साथ संरक्षित करें। इन्हीं बातों के साथ मैं सर को धन्यवाद देते हुए इस अनुरोध के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। यदि मेरी बातें आपको अच्छी लग रही हैं, मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो, आपको फलीभूत नज़र आ रहा हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलें, और अपने किसान दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर से जरूर पहुंचाएं। इन्हीं बातों के साथ मैं रसल रघुवंशी आप लोगों से विदा लेता हूं, फिर जल्द मुलाकात करता हूं। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।